नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 6 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। और इसके बेटा लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी, जो कि स्वयं भी एक डॉक्टर हैं पेशे से। तो चलिए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे रक्त शब्द लिखा हुआ है। रक्त जिसे आप इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और इसके अलावा इसे हम खून भी कहते हैं। तो जब आपका कहीं पर भी चोट लग जाती है तो लाल रंग का एक द्रव निकलने लगता है, एक लिक्विड निकलता है, उसे ही हम रक्त कहते हैं। तो रक्त और हमारा शरीर, इस रक्त का हमारे शरीर में क्या काम है, क्या फंक्शन है, किस तरह से ये हमारे शरीर में बनता है, इसमें क्या क्या खूबियाँ होती, इन सभी के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। तो बच्चों यहाँ पर एक स्लाइड शब्द आया है। स्लाइड बेटा एक कांच की आयताकार एक परत होती है, जिसका चित्र मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये कांच की आयताकार पट्टी है जिसे कि हम स्लाइड कहते हैं, और इसके ऊपर देखिए खून का एक धब्बा लाल रंग का आपको दिख रहा होगा। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है दस्तक देना, ठीक है ना। तो ये एक मुहावरा है बच्चों, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। दस्तक देना मतलब कि खटखटाना। तो जब आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाजे को खटखटाते हैं, है ना। तो उसी को हम मुहावरे के रूप में कहते हैं दस्तक देना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक जो शब्द आया है सूक्ष्मदर्शी, तो क्या है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों ये सूक्ष्मदर्शी है, देखिए, और इसमें स्लाइड लगी हुई है जिसके ऊपर ब्लड का धब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। देखिए यहाँ पर एक नया शब्द है, एनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक रोग का नाम है बच्चों, जो कि खून की कमी से होता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा था उसके अंदर जानने की इच्छा हुई। आप लोग भी किसी नई चीज के बारे में सुनते होंगे तो जानना चाहते होंगे कि वो क्या है। तो उसी तरह से अनिल के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। एक नया मुहावरा आपके सामने है बच्चों, भानुमति का पिटारा। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसे भानुमति का पिटारा क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भानुमति का पिटारा, जैसे कि पेंडोरास बॉक्स आप इंग्लिश में जानते होंगे, एक पिटारा जिसमें कई तरह की वस्तुएं हों। कभी कभी आपकी मम्मी दादी जब अपने बॉक्स को खोलती होंगी तो आप देखते होंगे उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखती होंगी। तो इसी प्रकार से हमारा जो रक्त है वो भी किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो बच्चों जो रक्त होता है उसके हम यहाँ पे समझते हैं तो उसके दो पार्ट हुए, ठीक है।
तो एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये एक भाग तो ये हुआ जिसको कि हम प्लाज्मा कह रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो दूसरा पार्ट जो बेटा ये हमारा है, इसमें जो है कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। तो इसमें से एक लाल हो जाते हैं और एक सफेद हो जाता है, और एक कौन से होते हैं जिन्हें कि हम बिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण क्या होते हैं, ये जितने भी कण हैं ये क्या होते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा भी एक तरल पदार्थ लिक्विड है, जिसके अंदर ये सारे कण जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये चित्र है और ये रक्त वाहिका है, जिसके अंदर से जो है ये आपका प्लाज्मा भी इसके अंदर है, लाल रक्त कण भी हैं, श्वेत रक्त कण भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी हैं उन्होंने भी इस जगह पर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया हुआ है, और स्लाइड्स भी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, रखी हुई हैं, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। वो अनिल को बुलाती हैं और उसे दिखाती हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है हमें। तो ये बालूशाही आप लोग खाते होंगे, एक मिठाई का नाम है ना। तो ये देखिए दोनों तरफ से चपटी है ना, और गोल भी है, मगर दोनों तरफ से इसके तल जो है वो चपटे रहते हैं। तो इसी तरह के हमारे जो लाल रक्त कण होते हैं हमारी रक्त वाहिका के अंतर्गत रक्त में, तो वो इसी तरह के दिखाई देते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। दोनों तरफ से अवतल मतलब चपटे हुए, ठीक है, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है बच्चों। जब आपने कभी ब्लड का टेस्ट कराया होगा तो उसमें ये काउंटिंग भी दिखाते हैं कि कितने कण हैं आपके उसमें। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर रक्त अगर आप लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण आपको मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है शरीर के हर हिस्से में, तो वो इन लाल रक्त कणों के द्वारा ही पहुंचती है ना। ये जो ब्लड जो रेड कलर की जो ब्लड सेल्स होती हैं वे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। और अगर हम इनके जीवन काल की बात करते हैं तो ये 4 महीने का जीवन काल होता है, और 4 महीने के बाद बेटा ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि 4 महीने कंप्लीट हो गया और उस दिन वो खत्म हो गया पूरा रक्त, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो बच्चों, जो हमारी हड्डी होती है वो अंदर से पोली होती है, तो उसके अंदर जो है ये जो हमारे रक्त का जो बनने की जो क्रिया होती है वो उसी के अंदर होती है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, आपसे बोलती हैं आपकी मम्मी कि अच्छे से फूड लो, अच्छे से खाना खाओ, तो वो इसीलिए कहती हैं क्योंकि उसी के द्वारा हमारा शरीर जो होता है वो पूरा वर्क करता है, काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से
ये जो हड्डी जो यहाँ बात हो रही है, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में किस प्रकार से ये ब्लड बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र है, साइड में देखिए हड्डी दिखाई दे रही है और उसके बीच में देखिए ये हमें लाल रंग का रक्त, यहाँ पे जो है रक्त हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हमारे लाल रक्त कण भी हैं, सफ़ेद रक्त कण भी है और प्लेटलेट्स भी। तो टोटल पूरा जो है हमारी इस हड्डी के अंदर बन रहा है। तो इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में हड्डियों के अंतर्गत ये बनता रहता है। ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हमें उसके लिए अच्छे से फूड लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? वो उसे पूछते हैं कि तुम पौष्टिक आहार लेते हो कि नहीं लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी सभी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अगर हम उचित आहार नहीं लेंगे, सही प्रकार से नहीं खाएंगे, हर तरह की चीज़ों को नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी सब्जी बनाती हैं तो मसाला, नमक, तेल, सब्जी सब कुछ इकट्ठा करती हैं, तब कहीं जा करके आपके खाने योग्य सब्जी बनती है। तो उसी प्रकार से रक्त कैसे बनेगा, जब उसे कच्चा माल मिलेगा। कच्चा माल क्या है, जो जब आप अच्छी तरह से फूड को खाएंगे, हर तरह की चीज़ों को शामिल करेंगे अपने आहार में, तभी ब्लड बनेगा। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और जब हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है, रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या होगा, जब रक्त ने कण नहीं बनेंगे तो ब्लड में कमी हो जाएगी और लाल कणों की इसी कमी को, जब लाल रक्त कण कम हो जाते हैं तो हम उसी को एनीमिया नाम देते हैं। तो प्रश्न करता है अनिल, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही है। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनसे एनीमिया हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण होता है पौष्टिक आहार की कमी। तो हमें अपनी सब्जी, अपने खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, हर एक चीज़ को शामिल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हमें खाना चाहिए। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, ये तो एक कारण है ही, इसके अलावा बता रहे हैं कि एक और कारण है। वो क्या है, पेट में कीड़ों का हो जाना। अक्सर आप लोगों के पेट में कीड़े हो जाते होंगे, तो वो कैसे होते हैं, ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों, जो चीज़ हम खाते हैं, है ना, उनके द्वारा, या फिर जब मान लीजिए कि हम गंदा पानी पी लेते हैं, है ना, बहुत समय का रखा हुआ पानी पी लेते हैं, खुला हुआ पानी पी लेते हैं, इसी तरह से जूस मार्केट में जो बिक रहा है उसे पीते हैं, तो ये क्या होता है कि इनके द्वारा जो कीड़े होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाए रखें, बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो इस सब के लिए हमारे क्या ज़रूरी है कि हम खाना तो खाएं, मगर वो जो खाना होता है वो पूरी सफाई से बनाया गया हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें। तो बनाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी सफाई से बनाए और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने हाथों को अच्छे से धो करके ही उन्हें खाने के लिए बैठें और साफ पानी ही पिएं। आपको भोजन करने से पहले हाथ भी धोना है और अपने लिए साफ पानी की व्यवस्था करके उसे पीना भी है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं। देखिए एक तीसरा कारण यहाँ पर दिख रहा है हमें कि और क्या वजह हो सकती है। कहती है एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है जमीन की, मिट्टी की, उस पर ये जो है वो कीड़े पाए जाते हैं और उनके अंडे वहां पर रहते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, लार्वे मतलब जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, त्वचा के रास्ते, स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो वो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है अंदर की, वहाँ वो अपने घर को बना लेते हैं, वो वहीं पर रहते हैं बच्चों। जो आप फूड खाते हो वो खाना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं लगता है, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें।
तो बच्चों अब तो सभी जगह टॉयलेट्स बन गई है और मोदी जी ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया और उन्हें एक अभियान से चलाया। शौच मतलब कि जो आप नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, तो उन सब के लिए हमें टॉयलेट्स का ही उपयोग करना चाहिए। और इधर-उधर अगर हम जा रहे हैं तो हमें नंगे पैर घूमने से बचना चाहिए, नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अभी तक तो हमें लाल रक्त कण के बारे में पता चला कि वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। तब वो कहता है कि अभी तो दो चीजें और बची हुई जो आप बता रहे थे, वो है एक सफेद कण और दूसरे है हमारे प्लेटलेट। तो वो क्या काम करते हैं? अनिल पूछता है। तो दीदी बताती हैं उसको। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। तो सफेद कणों को क्या कहा गया है? वीर सिपाही कहा गया है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। तो ये जो वीर सिपाही हैं, सोल्जर्स की तरह हमारी बॉडी में सफ़ेद कण रहते हैं और जैसे ही कोई रोगाणु कोई भी जो है हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी फैलाने वाले ये जो रोगाणु आते हैं, उसी समय वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं बच्चों। तो ये जो धावा बोलना जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, ये बेटा एक मुहावरा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या मुहावरा है। धावा बोलना मतलब कि इसका अर्थ होता है हमला करना। तो आप इनके अर्थों को भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक मुहावरा और बच्चों प्रयोग किया गया है, घर करना, ठीक है। तो हम इसके भी अर्थ को देख लेते हैं ये एक बार, ठीक है। तो घर करना मतलब जगह बनाना। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जगह बना लेते हैं। जैसे कोई रोगाणु आता है और हमारा शरीर कमज़ोर है, तो वो हमारे शरीर के अंदर रहने लगता है, ठीक है। और अगर हमारा शरीर मजबूत है, उसमें रक्त सही मात्रा में मौजूद है, तो ये सफ़ेद कण जो होते हैं वो सोल्जर्स की तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और जैसे कोई रोगाणु हमारे शरीर में आता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें हमारे शरीर में घर नहीं बनाने देते हैं, हमारे शरीर में रुकने नहीं देते हैं। तो बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारे शरीर के रक्षक हो गए। सफ़ेद कण क्या है? हमारे शरीर के रक्षक हैं, ठीक है। अब वो पूछता है, बताती हैं, और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब आपके शरीर में चोट लग जाती कहीं, तो फिर क्या होता है? वहां से ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो वो जो रोकने का काम जो करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। तो वो कार्य जो होता है वो कौन करते हैं? बिम्बाणु करते हैं, ठीक है। तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। हमने प्लाज्मा की बात की थी ना, तो प्लाज्मा में ही तीनों चीजें रहती हैं, सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स, है ना। तो इसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे घाव पर, तो आपको एक मकड़ी के जाले के समान सा बुना हुआ कुछ समय के बाद दिखाई देने लग जाएगा। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। जो ये जाला बनता है इस प्रोटीन के माध्यम से, वो उसी प्रोटीन में ये बिम्बाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं वो चिपक जाते हैं जाकर के, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। तो एक तरफ जाला बना और वहां पर ये लोग जाकर के बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो दरार जो वहां उसमें जो रिसने के लिए जो जगह थी वो भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब उसने देखा था कि किसी को बहुत तेज जोरों से चोट लगी थी और उसका खून बहता ही चला जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। तब दीदी क्या बताती हैं? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, स्टिचिंग करनी पड़ती है उस समय में। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कस कर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। बच्चों, यहाँ फर्स्ट एड की बात हो रही है कि जब भी हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड जरूर करना चाहिए और इसके बारे में आपको सीखना भी चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना
कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। मगर कभी कभी ऐसा होता है, रक्त बहुत तेजी से बहने लगता है तो ब्लड की कमी हो जाती है तो रक्त चढ़ाना भी पड़ता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अब उसके मन में प्रश्न आया ये। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। तो बच्चों, एक वर्ग हो जाता है हमारा, मैं आपको बता रही हूँ, ए, बी, ओ और ए बी, है ना। तो ये 4 ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से, ठीक है। तो जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो जो जिस ब्लड ग्रुप का होगा उसे उसी का रक्त चढ़ा दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बताया जा रहा है, बड़ी क्लास में जाने पर आप इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जान पाएंगे। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। तब क्या होगा बच्चों? ऐसी आपात स्थिति में, मतलब ऐसी मुश्किल की घड़ी में के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जैसे आपके पापा बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से ब्लड का भी बैंक होता है बेटा, जहाँ पर ब्लड जमा होता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो अब ये ब्लड कहाँ से आता है बैंक में? तो हम आपने देखा होगा कई बार शिविर रखते हैं, तो वहां पर लोग ब्लड का दान भी करते हैं, रक्त का दान भी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब वो बच्चा पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है बच्चों। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है बच्चों। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की और उसकी पीठ ठोकी। पीठ ठोकने का मतलब क्या हुआ, है ना, ये हम जान लेते हैं। ये एक बेटा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना, ठीक है। तो बच्चों, इस पूरे लेसन में यतीश अग्रवाल जी ने लिखा था रक्त और हमारा शरीर, तो इसके अंतर्गत हमें ये बताया गया कि रक्त की क्या अहमियत है, रक्त किस प्रकार से काम आता है, किस प्रकार से बनता है। और उसी एक रक्त जो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, वो कितने प्रकार की जो उसमें चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है ना। हमें ये भी बताया गया कि हमें अच्छा और पौष्टिक आहार खाना चाहिए। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा जो शरीर होता है उसमें जो रक्त होता है उसके मोटे तौर पर 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा होता है जिसमें कि बहुत सारे छोटे बड़े कई तरह से के कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। तो इनमें से जो लाल रक्त कण होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और सफ़ेद जो कण होते हैं वो वीर सिपाही की तरह रोगाणुओं से लड़ते हैं और जो बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट होते हैं वो रक्त को बहने से रोकते हैं, है ना। जब भी कहीं चोट लगती है तो प्लाज्मा में जो एक तरल प्रोटीन होता है वो वहां पर मकड़ी की तरह जो एक जाला बुन देता है और उसके बाद में ये जो बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उनमें जाकर के चिपक जाते हैं, जिसके द्वारा ब्लड बाहर की ओर नहीं निकल पाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।